संसार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने, उद्देशिका या प्रस्तावना। उद्देशिका या प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे। इससे पहले 4 चैप्टर आपके मैं पॉलिटी के करा चुका हूँ। संविधान सभा हो चुकी है कंप्लीट पूरी तरह से। यदि आपको उसमें कोई डाउट है, पिछली जो क्लासें हुई हैं, उनमें से आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका मैं समाधान एक डाउट क्लास उसके लिए आपको बना दूँगा उसकी, ठीक है? तो संविधान सभा वाला चैप्टर हुआ पूरा। इसके अलावा अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ हो चुकी हैं, संविधान के स्रोत हो चुके हैं और संविधान की विशेषताएँ। ये 4 चैप्टर आपके पूरे हो चुके हैं। आज का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना, ठीक है? तो इसके बारे में बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपका, ठीक है? बहुत अच्छा है और यहाँ से क्वेश्चन आपके लगभग आते ही रहते हैं, ठीक है? तो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत प्रस्तावना वाले चैप्टर से भी आपके क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट, ठीक है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल संसार अकेडमी के नाम से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए आए हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, क्लासें आपको अच्छी लग रही है, तो हमारे चैनल को जो है लाइक करें और वीडियो को भी लाइक करें। चलिए जी, करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को। उद्देशिका या प्रस्तावना, ठीक है? तो उद्देशिका या प्रस्तावना, इसके बारे में बात करेंगे। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को मैंने आपको संविधान सभा का चैप्टर पढ़ाया था और उसमें जो तीसरी बैठक हुई, वो हुई थी आपकी कब? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को आपकी तीसरी बैठक हुई। नेहरू ने इस बैठक में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, संविधान सभा के सामने पेश किया, जो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पास हुआ था। तो भारतीय संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी, उस तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया कि भाई हमको किस प्रकार का संविधान बनाना है, ठीक है? उसी को उद्देशिका या प्रस्तावना के नाम से बाद में भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। ये उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1940 ईस्वी को रखा गया था और पास जब हुआ ये, तो 22 जनवरी 1947 को पास हुआ था। इसी प्रस्ताव को बाद में प्रस्तावना के नाम से भारतीय संविधान का प्रथम अध्याय या प्रथम चैप्टर बनाया गया। वही इसमें आपका लिखा हुआ है, ठीक है? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने पेश किया गया, जो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पास हुआ। इसी प्रस्ताव को बाद में भारतीय संविधान का प्रथम अध्याय या प्रथम चैप्टर बनाया गया, ठीक है? चलिए आगे बात करें। प्रस्तावना शब्द की अगर बात करें, तो प्रस्तावना शब्द को यूएसए से, प्रस्तावना जो शब्द है उसको यूएसए से लिया गया है और प्रस्तावना शब्द की जो भाषाएं हैं, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। वे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। तो 2 प्रकार के क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इस शब्द को कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बात करें प्रस्तावना के शब्दों को, या शब्द जो है प्रस्तावना के शब्द को कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से। और प्रस्तावना की भाषा की अगर बात करें, तो भाषा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसको लिया गया है। चलिए जी आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है? इसके बाद एक वे जो है व्यक्ति थे आपके, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। यही मैंने आपको नोट करके इसमें लिखा हुआ है, ठीक है? तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, जबकि संविधान की आत्मा अगर किसी व्यक्ति का नाम देकर ना पूछे या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम देकर ना पूछे, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन अगर एग्जाम में आपका दिया गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा था, तो अनुच्छेद 32 को उन्होंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसके बाद अन्य व्यक्ति और भी थे जिन्होंने प्रस्तावना को अलग अलग नाम से कहा है, ठीक है? एक व्यक्ति थे एन ए पालकीवाला। एन ए पालकीवाला ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। एन ए पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र किसको कहा? तो प्रस्तावना को कहा था। इसके अलावा एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये सभी संविधान सभा के मेंबर थे, ठीक है? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इन्होंने प्रस्तावना को हमारे सपनों का दीर्घकालीन विचार कहा, ठीक है? तो अगर पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा, तो 32 को। जबकि अगर एग्जाम में आ जाए तुम्हारा कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना या उद्देशिका को। अगर बात करें एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को क्या कहा, तो संविधान का परिचय पत्र कहा। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को क्या कहा? हमारे सपनों का दीर्घकालीन विचार कहा था। तो ये कुछ प्रमुख कथन थे प्रस्तावना को लेकर, ठीक है? इसके बाद आगे बात करते हैं। प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है, सबसे पहले जो शब्द हैं इसमें, वे हैं हम भारत के लोग। हम भारत के लोग से ही प्रस्तावना की शुरुआत होती है। तो प्रस्तावना का सबसे पहला जो शब्द माना जाता है, वो माना जाता है हम भारत के लोग, ठीक है? इनके हम भारत के लोग, ठीक है?
यहाँ से स्टार्ट होता है आपका हम भारत के लोग, ठीक है? ये प्रस्तावना का सबसे पहला शब्द माना जाता है। 1 मिनट, पेन को थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ। तो हम भारत के लोग, ठीक है? यानी कि यहाँ से स्टार्ट होकर और ये, ठीक है? हम भारत के लोग, ये प्रस्तावना का सबसे पहला शब्द माना जाता है। इसकी अगर बात करें, ठीक है? इसके अंतिम शब्दों की, तो अंतिम शब्द है आपके 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, पारित या अपनाते हैं, ठीक है? ये भारतीय प्रस्तावना के सबसे अंतिम शब्द हैं, ठीक है? बात करें सबसे पहले शब्द की, तो हम भारत के लोग, सबसे अंतिम शब्द की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, पारित या अपनाते हैं। ये प्रस्तावना के आपके जो है प्रथम और अंतिम शब्द थे। अब बात करें प्रस्तावना के कुछ प्रमुख शब्द हैं, उनके बारे में बात करेंगे, जहां से क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलते रहते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो शब्द है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, ठीक है? इसके बारे में बात करेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये प्रस्तावना का एक शब्द है, ठीक है? इसमें दिया गया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि एक ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाहरी सभी प्रकार के निर्णय खुद ले सके। एक ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाहरी, यानी कि देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, ठीक है? अपने जो है सभी निर्णय खुद लेता हो। उस देश जो है, उस प्रकार के देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश कहा जाता है। जैसे कि भारत है, अमेरिका है, रूस है, ठीक है? बहुत सारे देश ऐसे हैं, ठीक? लगभग देश जो हैं, विश्व के लगभग सभी देश ऐसे हैं जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर दूसरे देशों का प्रभुत्व है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर दूसरे देशों का प्रभुत्व है। जैसे कि 1947 की बात करें, 1947 से पहले भारत संपूर्ण प्रभु 1947 से पहले भारत जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश नहीं था, क्योंकि भारत पर इंग्लैंड का अधिकार था। भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था, इसलिए भारत अपने निर्णय खुद नहीं लेता था। हमारे निर्णय कौन लेता था? तो इंग्लैंड के संसद के द्वारा लिए जाते थे। इसलिए भारत उस समय संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं था। लेकिन आज भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। भारत खुद अपनी मर्जी से डिसीजन करता है कि हमें किस देश के साथ व्यापार करना है, किस देश के साथ नहीं करना। अपने आंतरिक क्षेत्रों में भी सारे जो है निर्णय भारत के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो इस समय भारत जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, ठीक है? तो ये पहला शब्द था। दूसरे शब्द की बात करें तो समाजवाद। दूसरा शब्द जो है भारतीय प्रस्तावना का वो है समाजवाद। समाजवाद शब्द मूल संविधान या मूल प्रस्तावना का भाग नहीं था। इसको बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, इंदिरा गांधी के काल में। उस समय इस शब्द को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवाद शब्द को जोड़ा गया। समाजवाद, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के समाजवाद देखने को मिलते हैं। साम्यवाद या साम्यवादी समाजवाद, साम्यवाद समाजवाद, साम्यवादी समाजवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद। देखिए, साम्यवाद और साम्यवादी दोनों एक ही हैं, और इन दोनों का मतलब है कि किसी भी प्रकार से समाज को समान करना है, ठीक है? समाजवाद का मतलब होता है लोगों को समान करना, ठीक है? और ये जो है आपका साम्यवादी या साम्यवाद समाजवाद, ये चीन, रूस और कोरिया के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जबकि भारत में जो समाजवाद है वो है लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद एक ऐसा समाजवाद होता है जो लोगों को छूट देकर, आरक्षण देकर समान करने का प्रयास करता है। लोगों को छूट या आरक्षण देकर समान करने का प्रयास करता है, उसी को लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जाता है। तो भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। भारत में जो अपनाया गया है वो कौन सा समाजवाद अपनाया गया है? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक समाजवाद भारत में अपनाया गया है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है, यानी कि लोगों को छूट देकर, ठीक है, आरक्षण देकर समान करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद बात करें पंथ निरपेक्ष। ये शब्द भी भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसको भी बाद में जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया? इसके लिए भी वही 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, उसके द्वारा ही इस शब्द को भी जोड़ा गया, ठीक है? पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है, पंथ का मतलब होता है धर्म, ठीक है? निरपेक्ष का मतलब होता है ना होना, ठीक है? यानी कि धर्म का न होना। भारत का कोई भी धर्म नहीं है। इस शब्द का मतलब है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, लेकिन भारत के लोगों का धर्म है, ठीक है? भारत जो है हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र या इस्लाम जो है ईसाई राष्ट्र, किसी भी प्रकार का राष्ट्र नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत का कोई भी धर्म नहीं है, लेकिन भारत में रहने वाले नागरिकों, भारत में रहने वाले लोगों के अलग-अलग धर्म हो सकते हैं, ठीक है? या है, ठीक है? तो पंथ निरपेक्ष शब्द आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, और ये आपका बताता है कि भारत का कोई भी धर्म नहीं है। इसके बाद बात करें लोकतंत्र की। लोकतंत्र की अगर बात करें तो यह शब्द जो है रूस की क्रांति से लिया गया है। यह शब्द रूस की क्रांति से लिया गया है। 1 मिनट, रूस की क्रांति से नहीं, ये आपका जो है ना, ये लिया गया है जी फ्रांस की क्रांति से, ठीक है? ये शब्द फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, ठीक है? ये शब्द फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, और इसका मतलब होता है कि एक ऐसा देश जिसकी जनता, वो सॉरी, एक ऐसा देश जिसकी सरकार उस देश की जनता के द्वारा चुनी जाती हो। एक ऐसा देश जिसकी सरकार
जिस देश की सरकार उस देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती हो, उसको लोकतंत्र देश कहा जाता है। ठीक है? दोबारा से फिर बोल देता हूँ, एक ऐसा देश जिस देश की सरकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस देश की जनता के द्वारा चुना जाता हो, तो उस देश को लोकतंत्र देश कहा जाता है। जैसे कि भारत में जो सरकार है, तो सरकार को जनता के द्वारा लोकसभा के माध्यम से चुना जाता है, लोकसभा के चुनाव के माध्यम से चुना जाता है, या राज्यों में अगर बात करें तो विधानसभा के चुनाव के माध्यम से जनता के द्वारा चुना जाता है, तो ऐसे देश को लोकतंत्र देश कहा जाता है। इसके बाद बात करें गणतंत्र की, तो गणतंत्र जो शब्द है, ये भी आपका फ्रांस की क्रांति से ही लिया गया है। गणतंत्र शब्द भी फ्रांस की क्रांति से ही लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ है एक ऐसा देश एक ऐसा देश जिसका प्रमुख, वहां पर था एक ऐसा देश जिसकी सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती हो, लेकिन यहाँ पर है एक ऐसा देश जिसका प्रमुख, यानी कि जिस देश का प्रमुख या जिस देश की सरकार का प्रमुख जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता हो, उस देश को गणतंत्र देश कहा जाएगा। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति, भारत में सरकार का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। भारत में जो सरकार के प्रमुख होते हैं वे कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति को जनता के द्वारा तो नहीं चुना जाता, लेकिन जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसलिए भारत में जो राष्ट्रपति हैं वे प्रत्यक्ष ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा या जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं, क्योंकि हम चुनते हैं सांसद विधायकों को और वे चुनते हैं राष्ट्रपति को। तो इसलिए जो है राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो जिस देश की सरकार के प्रमुख को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता हो, उस देश को गणतंत्र देश कहा जाता है। जैसे कि भारत है, अमेरिका है, रूस है, बाकी बहुत सारे देश हैं ऐसे ही, ठीक है। लेकिन इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन को लोकतंत्र देश तो कहा जा सकता है, क्योंकि ब्रिटेन की जो सरकार है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है। लेकिन ब्रिटेन की सरकार का जो प्रमुख जो राजा या महारानी वहां पर होते हैं, ठीक है, महाराज या महारानी होते हैं, वे आपके वंशानुगत है पद, ठीक है। इंग्लैंड में महाराज या महारानी का जो पद है वो वंशानुगत है, इसलिए इंग्लैंड को लोकतंत्र देश तो कहा जा सकता है, लेकिन गणतंत्र देश नहीं कह सकते, क्योंकि इंग्लैंड की सरकार का जो प्रमुख है, इंग्लैंड की जो सरकार का प्रमुख है वो वंशानुगत रूप से एक ही परिवार से चुना जाता है, जो कि इंग्लैंड की राजा या महारानी होते हैं, ठीक है। इंग्लैंड में राष्ट्रपति के स्थान पर महाराज या महारानी होते हैं, ठीक है, लेकिन संसद के रूप में वहां पर प्रधानमंत्री भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कहा जा सकता है इंग्लैंड को कि इंग्लैंड में लोकतंत्र है, ठीक है, इंग्लैंड में लोकतंत्र है, लेकिन गणतंत्र उसमें नहीं है, ठीक है, क्योंकि उस देश की सरकार का जो प्रमुख है वो वंशानुगत, ठीक है, वंशानुगत रूप से जो है चुना जाता है, जिसका भी नंबर आया रहता है, ठीक है, इनके राज परिवार से ही उसका चयन किया जाता है, जनता के द्वारा उसको नहीं चुना जाता। लेकिन भारत में लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों है। इसके बाद बात करें न्याय। भारतीय संविधान में जो न्याय शब्द है ये रूस की क्रांति से लिया गया है। रूस की जो क्रांति हुई थी वो 1917 ईस्वी में हुई थी, और रूस की क्रांति से ये शब्द लिया गया है। रूस की क्रांति से ये न्याय शब्द जो है लिया गया है, तो ये रूस की क्रांति से लिया गया है। अब बात करें न्याय की। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। एक है आपका सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, इसके अलावा राजनीतिक न्याय, और एक है आपका कौन सा? आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है: आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक है। यानी कि सभी लोगों के साथ में समाज में समान रूप से व्यवहार किया जाएगा, न्याय किया जाएगा। इसके अलावा राजनीतिक रूप में भी सब लोगों के साथ न्याय किया जाएगा, और आर्थिक रूप से भी सभी के साथ में न्याय किया जाएगा। यानी कि आर्थिक रूप से जो भी कार्य होगा वो समाज के सभी वर्गों को उसका लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक का मतलब है यानी कि जब चुनाव वगैरह होंगे तो सभी को उसमें मतदान करने का अधिकार दिया जाएगा, और प्रत्येक व्यक्ति अगर कोई चाहे उसमें, ठीक है, जो व्यक्ति चाहता है उसको चुनाव लड़ने का भी अधिकार होगा, ठीक है। तो यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिए गए हैं भारतीय संविधान में, ठीक है। लेकिन न्याय का जो प्रावधान किया गया है, न्याय की जो मांग की गई थी इन 3 प्रकार के, वो सबसे पहले रूस की क्रांति में की गई थी, और वहीं से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में इसको शामिल किया गया है। बात करें स्वतंत्रता की, ये शब्द भी रूस के समय सॉरी ये शब्द भी फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है, के माध्यम से, तो मौलिक अधिकारों के माध्यम से। और मौलिक अधिकार कहाँ पर है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इन्हीं के माध्यम से भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। बात करें समानता की, तो भारतीय संविधान में
समानता का उल्लेख किया गया है। ये भी मौलिक अधिकारों के माध्यम से अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 14 से 18 तक समता या समानता का अधिकार दिया गया है। समता या समानता का अधिकार दिया गया है कहाँ पर? आर्टिकल आपके 14 से लेकर 18 तक, जो आगे चैप्टर में आएंगे, ठीक है। इसके अलावा बंधुत्व या भाईचारा, ठीक है, बंधुत्व, बंधुत्व, ठीक है, ये भी भारतीय प्रस्तावना का एक प्रमुख शब्द है, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि हमें एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना के साथ रहना चाहिए और देश में भाईचारे की भावना का विकास करना चाहिए। इसके बाद बात करें अखंडता। अखंडता शब्द जो है मूल प्रस्तावना का भाग नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस शब्द को जोड़ा गया। और इस शब्द का अर्थ यह है कि भारत के अब किसी भी स्थिति में टुकड़े नहीं होंगे। जैसे कि भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश बन चुके हैं, अब आगे भारत के किसी भी प्रकार से टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए अखंडता शब्द को जोड़ा गया। यानी कि जो भारत अब है, ठीक है, उसमें और हिस्सा जोड़ा जा सकता है, लेकिन उसे अलग नहीं किया जा सकता। भारत के किसी भी क्षेत्र को अलग नहीं किया जा सकता या अलग देश नहीं बनाया जा सकता। ये शब्द आपका 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में जोड़ा गया था। इंदिरा गांधी की इस समय सरकार थी। यानी कि अब भारत को जो है अखंड भारत के रूप में ही इसको रखा जाएगा। इसके किसी भी स्थिति में टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसके बाद एकता एवं सम्मान, ठीक है। भारतीय प्रस्तावना में एकता एवं सम्मान की बात कही है। यानी कि भारत में हम सभी को एकता बनाकर, सभी के साथ एकता बनाकर रहना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान भी करना चाहिए। हमें एक दूसरे के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। यानी कि व्यक्ति की गरिमा शब्द भी आता है इसमें कई बार, कि व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। यानी कि हमें किसी के भी प्रति अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये भी आपका भारतीय प्रस्तावना में कहा गया है। यानी कि हमें प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान या व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख शब्द थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के कुछ प्रमुख शब्द थे जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो शब्द आएगा आपका, वो आएगा कौन सा आपका? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यानी कि एक ऐसा देश जो अपने सभी प्रकार के निर्णय खुद ले, ठीक है, यानी कि किसी दूसरे देश पर निर्भर ना हो, उसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश कहा जाएगा। इसके अलावा समाजवाद, ठीक है। भारत में समाजवाद जो है 3 प्रकार के समाजवाद की चर्चा की गई है। लोकतांत्रिक समाजवाद, साम्यवाद समाजवाद और साम्यवादी समाजवाद, ठीक है। साम्यवाद और साम्यवादी समाजवाद भारत में नहीं है, क्योंकि उनका अर्थ होता है कि लोगों को समान करना है, चाहे उसके लिए हिंसा भी करनी हो, ठीक है। उस प्रकार का आपका चीन और रूस में देखने को मिलता है। लेकिन भारत में जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब होता है कि लोगों को छूट देकर, आरक्षण देकर, ठीक है, लोगों को समान करने का प्रयास किया जा रहा है। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस शब्द को जोड़ा गया था। बात करें पंथ निरपेक्ष की, ये भी बाद में जोड़ा गया। 3 शब्द भारतीय प्रस्तावना में बाद में जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, ठीक है। ये तीनों के तीनों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही जोड़े गए थे। पंथ का मतलब होता है धर्म, ठीक है। निरपेक्ष का मतलब ना होना। भारत का कोई भी धर्म नहीं है, ये आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है। इसके अलावा लोकतंत्र, ठीक है। एक ऐसा देश जिसकी सरकार को उस देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता हो, उसे लोकतंत्र देश कहा जाएगा। गणतंत्र, एक ऐसा देश जिस देश की सरकार के प्रमुख को, वहां पर सरकार है, यहाँ पर सरकार के प्रमुख को, जैसे कि राष्ट्रपति, सरकार के प्रमुख को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता हो, उसे गणतंत्र देश कहा जाता है। न्याय की बात करें, भारतीय संविधान में न्याय शब्द रूस की क्रांति से लिया गया है और 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक है। इसके बाद बात करें स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता, ठीक है, मौलिक अधिकारों के माध्यम से भारत के लोगों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। समानता की अगर बात करें तो मौलिक अधिकार, आपका सबसे पहला मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, समता या समानता का अधिकार, ठीक है। सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ये बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही कही गई है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों में भी इसको शामिल किया गया है। उसके बाद बात करें बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब है भाईचारा, यानी कि हमें एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना के साथ रहना चाहिए। अखंडता का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार से अपने देश के अब हम टुकड़े नहीं करने दे सकते, अपने देश के किसी भी प्रकार से टुकड़े नहीं होने देंगे, इसको ही अखंडता कहा गया है। ये भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। एकता एवं सम्मान या व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, यानी कि हमें एकता बनाकर अपने देश में रहना चाहिए, सभी के साथ एक जो है समान रूप से या प्रेम की भावना के साथ में रहना चाहिए और सम्मान, सभी व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए या व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख शब्द थे, ठीक है, जो मैंने आपको इनके अर्थ बताए हैं। इसके बाद बात करेंगे आगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर अब तक 2 बार जो है निर्णय आए हैं, तो इसको लेकर निर्णय आए हैं। पहला जो निर्णय है, पहला जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावना को लेकर सबसे पहला जो केस आया था उसका नाम था बेरूबारी संघवाद 1960। बेरूबारी संघवाद 1960 के नाम से ये सबसे पहला मुकदमा आया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर, बेरूबारी संघवाद।
बेरूबारी संघवाद की बात करेंगे, तो बेरूबारी संघवाद की अगर बात करें तो ये 1960 में आया था। चलिए, ये जो फैसला आया, ये 1960 में आया और इस मुकदमे प्रस्तावना को लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट के 2 बार फैसले आए हैं। पहले निर्णय की अगर बात करें तो बेरूबारी संघवाद आया था। बेरूबारी संघवाद 1960 में आया। इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए संसद के द्वारा प्रस्तावना में बदलाव या संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है? तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है आपका कि किस फैसले में ये कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? या सुप्रीम कोर्ट ने किस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने किस मुकदमे में यह निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं? तो 1960 ईस्वी में दिया गया बेरूबारी संघवाद में। ये फैसला दिया गया था। इसके बाद अगर बात करें केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973, केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973, यह मुकदमा 13 साल बाद आया और इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले का जो फैसला दिया गया था बेरूबारी संघवाद 1960 में, उसको फिर से बदल दिया गया और यह शक्ति सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 137 के द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व के फैसले को या पहले के फैसले को, निर्णय को बदल सकता है या उसको जो है स्थायी भी रख सकता है। तो केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया किस फैसले में? केशवानंद भारती बनाम केरलवाद में ये माना गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और संसद इसमें बदलाव कर सकती है या संशोधन कर सकती है। तो केशवानंद भारती की अगर बात करें बेरूबारी संघवाद की, ठीक है, तो बेरूबारी संघवाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इस मुकदमे में कहा गया, तो बेरूबारी संघवाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें बदलाव भी किया जा सकता है, इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त रखी कि संविधान के मूलभूत ढांचे को छोड़कर, संविधान के मूलभूत ढांचे को छोड़कर संसद प्रस्तावना में बदलाव या संशोधन कर सकती है। अब संविधान का मूलभूत ढांचा किसे घोषित किया गया है, ये देखते हैं आगे। ठीक है, ये देखिए जी, संविधान का मूलभूत ढांचा किसे कहा गया है, इसके बारे में बात करेंगे। अब तक ये 6 पॉइंट हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान का मूलभूत ढांचा किया गया, घोषित किया गया है। तो नंबर 1 की बात करें, लोकतंत्र एवं गणतंत्र, यानी कि भारत जो है लोकतंत्र और गणतंत्र राष्ट्र रहेगा। इन शब्दों को आप प्रस्तावना से नहीं हटा सकते, यानी कि संसद के द्वारा भी इन दोनों शब्दों को नहीं हटाया जा सकता, संशोधन करके भी। इसके अलावा भारत में संविधान सर्वोच्च रहेगा, ये भी मूलभूत ढांचा घोषित किया गया कि भारत में सर्वोच्च जो रहेगा वो रहेगा कौन? संविधान। संविधान से ऊपर ना तो राष्ट्रपति है, ना प्रधानमंत्री है, ना लोकसभा है, ना ही कोई सरकार, ठीक है, ना कोई व्यक्ति। तो सर्वोच्च जो है भारत में सबसे ऊपर जो माना गया है वो किसको माना गया है? संविधान को माना गया है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो घोषित किया वो मौलिक अधिकार को किया गया। मौलिक अधिकार को भी मूलभूत ढांचा घोषित किया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि भारत की सरकार या संसद मौलिक अधिकारों को संशोधन करके भी समाप्त नहीं कर सकती। तो इसको भी मूलभूत ढांचा घोषित किया गया। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायपालिका, एक मिनट, ये रहेगा आपका स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी समाप्त नहीं किया जाएगा। भारत की जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे, उसमें भी आपको जो है कोई संशोधन आपके द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका को भी मूलभूत ढांचा घोषित किया गया है, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके बाद नंबर 5 पर अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेगी। यदि किसी शक्ति का, यदि किसी अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है तो उस प्रकार का पॉइंट या उस प्रकार का अधिकार केवल संसद को दिया जाएगा और ये अधिकार केवल संसद को होगा। ठीक है, संसद ही उसमें कोई जो है उसके लिए कार्य कर सकती है। ठीक है, तो अवशिष्ट शक्ति संसद को दी गई है। इसके बाद बात करें भारत की शक्ति का विभाजन। भारत की शक्ति का विभाजन किसी भी प्रकार से नहीं किया जाएगा, यानी कि भारत के अब किसी भी हाल में, किसी भी स्थिति में, किसी भी कंडीशन में टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन 6 पॉइंटों को अब तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मूलभूत ढांचा घोषित किया गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि आगे भी हमें कोई ऐसा पॉइंट लगता है, कुछ ऐसा पॉइंट आता है, कोई ऐसा विवाद आता है, तो हम उसे भी मूलभूत ढांचा घोषित कर सकते हैं। तो इन 6 पॉइंटों को छोड़कर भारतीय संसद के द्वारा प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है। ये कहा गया किसमें? बेरूबारी, सॉरी, केशवानंद भारती
वाद 1973 जो केरल के नाम से आया था, केशवानंद भारती का नाम केरलवाद 1973, उसमें ये फैसला दिया गया था, या मूलभूत ढांचा का सिद्धांत दिया गया था। अब बात करें 42वां संविधान संशोधन 1976 की, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन 1976 को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है, और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको लाया गया था। इसमें क्या हुआ, इसमें 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही जोड़े गए थे। ठीक है, अब बात करें, भारतीय संविधान सभा के मेंबर थे जिनका नाम था कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, इनका कथन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि प्रस्तावना को भारत की जन्म कुंडली किसने कहा। प्रस्तावना को भारत की जन्म कुंडली किसके द्वारा कहा गया था, तो कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी के द्वारा यह शब्द कहा गया था। तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी। ये आपको कैसी लगी आज की क्लास, ठीक है, इसके बारे में आप लोग जरूर बताएं। यदि ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें, ठीक है। और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी संसार एकेडमी के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ठीक है। धन्यवाद।